हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 475 प्लस पर। दोस्तों, हम जैसा आपको बोले हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज आने वाला है, तो वो आएगा ही। परंतु अभी और इस वक्त से हम अपने बहुत लंबे समय से आपके साथ आपको 10th की तैयारी करा रहे हैं, आपको हम 10th के परीक्षा में बैठने के योग्य बनाए जा रहे हैं। और आगे भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप हमारे साथ जुड़कर, हमारे साथ पढ़कर जो है 10th में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, हम आपके अभी उसके बारे में सोच रहे हैं। और दोस्तों, एक बात बताते हैं कि हम ऐसे ही अपने चैनल का नाम ऐसा नहीं रखे हैं। ठीक है, अगर आप मेहनत करिएगा ना, बातें होती हैं कि सिर्फ आपको 10th तक ही सीमित नहीं रहना है, फिर आपको सिर्फ आपको 10th तक ही नंबर नहीं लाना है, आपको आगे भी चलकर नंबर लाना है। 11th में लाना है, 12th में लाना है। 11th में जाने के बाद आप कई चीजों के बारे में सोचिएगा। कुछ लोग होंगे जो अपने घर को छोड़कर बाहर जाएंगे, तो वहां जाके आपको पता चलेगा कि 11th के बाद 12th के एग्जाम देने के बाद आप अलग अलग तरह के एग्जाम्स दे सकते हैं। अगर आप, जो आपके बड़े भाई बहन है, अगर वो ऐसा बताते हैं कि आप 11th के बाद 12th के बाद क्या कर सकते हैं, तो हम आपको जरूर बताएंगे कि आप 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं, अगर आपने मैथ लिया है, बायो लिया है तो। ठीक है, फिलहाल दोस्तों हम आपके साथ जुड़े हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे छोटे भाई हैं 10th के। तो अभी तक हम लोग केमिस्ट्री पढ़े आ रहे हैं, फिजिक्स पढ़े आ रहे हैं, संस्कृत पढ़े आ रहे हैं। कमेंट भी हमें आया था कि भैया मैथ कब शुरू करने वाले हैं, तो बस आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। आज हम आपके सामने मैथ का ही इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं, और साथ में एक शानदार चैप्टर भी शुरू करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको अब आज ही पहले दिन ही लेक्चर 1 में ही बहुत कुछ सारी बातें बता देंगे। ठीक है, आशा है कि बहुत जल्द ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ बातें होंगी जो हम आपके आउट ऑफ सिलेबस बताएंगे, जो आपके अभी ना आए लेकिन 11th में जरूर काम आएगा, 12th में जरूर काम आएगा। लेकिन उसके लिए अलग वीडियो होगा, जिसमें हम पहले ही बता देंगे कि कल का वीडियो वैसा बनने वाला है। अगर आपको देखने का मन होगा तो आप देखिएगा, क्योंकि वो आपके आगे के लिए अच्छी बात है। आपके 10th के हिसाब से वो चैप्टर नहीं आने वाला, 10th में उसको जोड़ा गया है, एनसीईआरटी में उसके एक दो क्वेश्चन दिए हैं। बाकी आप जाके 10th क्लास के किसी भी बुक को बनाते हैं, चाहे आप आर डी शर्मा बनाए, आर एस अग्रवाल बनाए, केसी सिन्हा बनाए, या फिर कोई सा भी बुक बनाते हैं, आलोक प्रकाशन बनाते हैं, लुसेंट बनाते हैं, कोई भी बुक बनाते हैं, तो उसके बारे में उसमें वो चर्चा की गई है, परंतु एनसीईआरटी के हिसाब से वो आपके क्लास 10th में नहीं है। तो अगर आप वो पढ़ना चाहेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि हम तो वीडियो डाल देंगे, क्योंकि सब नहीं होते वैसे, कोई ना कोई तो होगा जो पढ़ना चाहेगा ही। तो भाई, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, और ना चाहें तो भैया आपके हिसाब से तो हमने आपके सिलेबस को सही सलामत से अच्छे से खींचा है, और आगे भी हम आपका साथ देते रहेंगे। अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले मैथ का इंट्रोडक्शन करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं कि वहां पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। हम सभी जानते हैं मैथमेटिक्स हमारा एक इम्पोर्टेंट सिलेबस है क्लास 10th के हिसाब से, जो जिससे कि 100 मार्क्स पूरे आते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो वो 80 नंबर के आते हैं। सॉरी, साइंस जो आता है आपका वो 80 नंबर का आता है। ठीक है, जिसमें 20 नंबर आपको जो है प्रैक्टिकल में मिलता है, मतलब 80 नंबर का आपका बनाना होता है, और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलता है। उसी तरह से 8 सब्जेक्ट के साथ भी होता है, यानी सोशल साइंस के साथ होता है कि 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा और 80 नंबर आपको बनाना हो। परंतु हमारा जो साइंस और सॉरी मैथ होता है, वो पूरी 100 मार्क्स का पूछा जाता है। हर एक चैप्टर का वेटेज अलग अलग है। इसमें आपने सुना होगा कि बहुत बार जो होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर यानी त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुतों के मुंह से सुना होगा कि अगर तुमने बाबू त्रिकोणमिति चैप्टर सीख लिया है, अच्छे से बनाना जान लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 40 नंबर तो आराम से, 20 से 30 नंबर, कभी कभी 20 नंबर, कभी कभी 30 नंबर, इतने नंबर आप ला सकते हैं। लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, मे बी और नॉट, मे बी और नॉट, यानी हो भी सकता है और नहीं भी। साल 2024 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री था, और उससे ऑब्जेक्टिव में बहुत कम क्वेश्चन आए। ज्यादातर क्वेश्चन किससे आ गए, तो अदर्स चैप्टर से आ गए थे। ठीक है,
तो हम ये कहेंगे कि आप किसी एक चैप्टर को ज्यादा महत्व मत दीजिएगा, सबको बराबर दीजिए, सबको अच्छे से सीखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी एक चैप्टर को महत्व दे रहे हैं, किसी एक चैप्टर पे ज्यादा फोकस करें, तो वो आपका ज्यादा मजबूत और बाकी सब कम हो जाएगा। अब बाकी सब पूछ लिया और वही ना पूछा, तब क्या करोगे भाई? तब इसीलिए कोशिश करो कि भाई सारे चैप्टर्स को एक जैसा लेकर चलते हैं, स्मूथ रूप से आराम से एकदम लेके चलना है, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर क्या आता है? सबसे पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर। कौन सा? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। सबसे पहला चैप्टर क्या है? सबसे पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या, ठीक। दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद। अरे मेरे बाबू, बहुपद तुम लोग वास्तविक संख्या में क्या पढ़ोगे? सवाल आ गया होगा वास्तविक संख्या में, भैया हमको क्या पढ़ाएंगे, हम तो 9 में भी वास्तविक संख्या पढ़ के आ रहे हैं, 8 में भी पढ़ लिए, 7 में पढ़ लिए, अभी भी वास्तविक संख्या है। अरे हाँ मेरे भाई, अभी भी है, अभी भी तो है। अब तो वो पढ़ोगे, मतलब बहुत कुछ तो तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन एक दो टॉपिक्स है जो कि तुमको पढ़ने चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा बहुपद। बहुपद भी मन में आ गया होगा, कितनी बार बहुपद पढ़ेंगे, 8 में तो पढ़े, इसे फिर से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो। अब 8 में क्या था कि सिर्फ तुमको बताया जा रहा है किसी चीज का गुणांक क्या होगा, लेकिन इसमें तुमको आगे वाली बात करनी है, इसमें तुमको द्विघात बहुपद के बारे में बात करना है, त्रिघात बहुपद के बारे में बात करना है, ठीक है। तीसरा चीज, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसा इसमें लग रहा होगा कि ये कोई नई चीज हम लोग सीखने वाले हैं, तो हाँ एकदम आप ये कोई नई चीज सीखने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। 4 नंबर चौथा चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण। अब देखो द्विघात समीकरण का कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये भी एक तरह का आपके लिए एक नया चैप्टर होने वाला है। कौन सा? द्विघात समीकरण। पहला तो आप 7 में पढ़े, 6 में पढ़े, 8 में पढ़े, 9 में पढ़े, अब 10th में भी पढ़ना होगा। दूसरा आपने 8 में पढ़ा, 6 में पढ़ा, अब 10th में भी पढ़ना होगा। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण पहली बार, द्विघात समीकरण पहली बार। एक और चैप्टर है जो आप पहली बार पढ़ने वाले हैं, वो है समांतर श्रेणी। ये आप क्या पढ़ने वाले हैं? पहली बार। छठा चैप्टर बताओ, त्रिभुज। त्रिभुज ये वाला चैप्टर आपने 9th में ही पढ़ा होगा, लेकिन 9th में आप सर्वांगसम कर रहे होंगे, लेकिन इसमें समरूप करना है। इसमें क्या करना है? समरूप करना है, बल्कि आप 9th में क्या करके आ रहे होंगे? सर्वांगसम करके आ रहे होंगे। चलो 7वां नंबर चैप्टर, सोचो निर्देशांक ज्यामिति है। अगर सीधी सारी बातों में बात करें तो इसका नाम होता है निर्देशांक, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी ग्राफ में एक्स का पॉइंट क्या होता है, वाई का पॉइंट क्या होता है, एक्स से उसकी डिस्टेंस क्या होती है, दूरी सूत्र के बारे में जानेंगे और विभाजन सूत्र देखेंगे। बस यही सब देखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर किसी ग्राफ को त्रिभुज जनरेट हो रहा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वो सब निर्देशांक के अंतर्गत आता है। ये जो आप देखते होंगे कि इधर ये वाला ग्राफ में ये वाला प्लस प्लस होता है, ये वाला माइनस प्लस, नहीं हाँ माइनस प्लस होता है, ये वाला माइनस माइनस होता है, ये वाला प्लस माइनस होता है। तो ये सारी चीजों को हम लोग को ध्यान में रखते हुए हम निर्देशांक चैप्टर को पढ़ेंगे। किस चैप्टर को पढ़ेंगे बाबू? निर्देशांक चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है। कितने चैप्टर हो गए? 7 चैप्टर हो गए। 7 चैप्टर पढ़ना है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत पढ़ना है। इसमें मैथ ही है, 100 नंबर में 7 थोड़ी हो ना। अब देखो 8वां चैप्टर का नाम सुनो, 8वां चैप्टर का नाम सुनो। अब देखो हम भी कहेंगे कि त्रिकोणमिति जरूरी है, लेकिन क्यों? क्योंकि जब पूछता है इससे तो भर भर के पूछता है, एकदम बोलता है लो इससे पूछना शुरू किए हैं तो इसी से पूछेंगे। लाइन से 4-5 क्वेश्चन लगातार ऑब्जेक्टिव में पूछता है। 1 नंबर 5 नंबर वाले में 1 क्वेश्चन तो इसका कंफर्म है, 2 नंबर वाले में 2 क्वेश्चन इसका कंफर्म है। यानी अगर हम ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे भी ना देखें तो सब्जेक्टिव के बेसिस पे भी 10 मार्क्स तो इससे आ ही गए, 10 मार्क्स तो त्रिकोणमिति से आ ही गए। इसके बाद वाला चैप्टर होता है ऊंचाई एवं दूरी, यानी हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर से भी एक सब्जेक्टिव 5 नंबर में आ ही जाता है, यानी ये 5 नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। 10, 5, 15 नंबर तो हमने यही उठा लिया। वास्तविक संख्या से एक आता है कि भाई √2 या √3 या कोई भी चीज है उसको प्रूव करने के लिए आता है, तो 5 या 2 नंबर के लिए मान लेते हैं ये आ जाता है 2 मार्क्स के लिए।
तो देखो भाई कितना नंबर कंफर्म हो गया, 10 5 15 तो 17 नंबर, 3 चैप्टर से 17 नंबर तो कंफर्म हो गया। बहुपद से अगर कोशिश होगा तो एक क्वेश्चन 2 नंबर में हर साल रहता है, हर साल ही 2 नंबर में इससे एक एक क्वेश्चन मिनिमम रहता है। अब मैक्सिमम करेंगे तो 2 या 3 रहता है, लेकिन हम 2 ही लेके चलते हैं तो कितना हो गया, 2 2 4 और 15 19 नंबर। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का भी वेटेज ज्यादा है, इससे भी या तो 5 में या तो 2 से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछ ही रहता है। ठीक है, तो इसको हम 2 मार्क्स के लिए लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं। 2 मार्क्स से लेकर 7 मार्क्स तक इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे भी 2 मार्क्स से लेकर 7 मार्क्स तक पूछा जा सकता है, 2 से 7 मार्क्स नहीं, 2 से 6 तक, क्योंकि सब्जेक्ट और 5 नंबर में इसको नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। जब आप उसमें देखिएगा नाव की चाल आयु वाला, तब समझ में आएगा आपको कि ये 5 नंबर में कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ, और एक बात और एक चीज देखिए अब आगे, समांतर श्रेणी से भी 2 क्वेश्चन 2 नंबर में कंफर्म रहेगा मेरे भाई, तुम लिख के ले लो। तुम बोलोगे तो हम बैठे बैठे यहाँ 200 नंबर का क्वेश्चन तुमको दिखा देंगे, ऑब्जेक्टिव का भी बता देंगे, सब्जेक्टिव का भी बता देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव पे ना फोकस करते हुए सब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे तो ऑब्जेक्टिव मैथ का बन ही जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखो, हमेशा सब्जेक्टिव पे फोकस करो, ऑब्जेक्टिव पर नहीं। किस पे? सब्जेक्टिव पर। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्टिव क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो ही जाएगा मेरे भाई। ऑब्जेक्टिव के पीछे भागोगे तो सब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब समांतर श्रेणी से 4 नंबर का, ठीक है, त्रिभुज से एक प्रूफ करने वाला आता ही है 5 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए। सोचो 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 सोचो, निर्देशांक की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इससे एक विभाजन सूत्र पर फॉर्मूला आता है 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। ठीक है, 2 मार्क्स में आता ही है। चलो यहाँ तो हमने बात कर दी। अब 11वां 10वां नंबर चैप्टर है तुम्हारा, बताओ क्या है, सोचे हो कुछ? 10वां नंबर चैप्टर है तुम्हारा। अगर हम बात करें 10वां नंबर चैप्टर, चलो रचनाएं ले लेते हैं जो हटा दिया गया है, तो फिर भी पढ़ाना थोड़ा, रचनाएं हटा दिया गया है। तो 10वां नंबर चैप्टर है तुम्हारा वृत्त। क्या है? वृत्त। इससे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसीलिए कोई वेटेज वाला चैप्टर नहीं है। इससे क्वेश्चन बहुत कम बार आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बहुत हार्ड तो नहीं है, लेकिन आता है तो अच्छा क्वेश्चन आता है, कुछ अच्छा बनाने लायक। ठीक है, तो फिर भी इसको हम अपने उसमें नहीं गिनेंगे। अब 11 नंबर की बात करते हैं। 11वां चैप्टर क्या है? तो बाबू देखो 11वां चैप्टर होगा तुम्हारा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी तुमको दिया हुआ है त्रिज्या वृत्तिया दिया हुआ है, तुमको बताना है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में देखो, इससे 2 मार्क्स तो आ ही जाते हैं, 2 नहीं 4 आ जाते हैं, 4 आते हैं, इससे 4 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, 12 नंबर जो तुम्हारा 12वां चैप्टर होगा वो होगा तुम्हारा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इस चैप्टर से अगर पूछेगा तो 5 का भी पूछ सकता है, 4 से 9 मार्क्स का नंबर से पूछा जाता है। ठीक है, और एक 13वां नंबर चैप्टर है इसका सांख्यिकी। सांख्यिकी, जिसमें कि तुम माध्य माध्यिका बॉलर पढ़ते हो। इससे तो बाबू हम तुमको लिख के दे रहे हैं, इससे 7 नंबर तो अभी से लिख लो कंफर्म। कितना नंबर? 7 नंबर अभी से लिख लो कंफर्म है। इससे 10 नंबर, इससे 5 नंबर, इससे 7 नंबर। ठीक है, इससे 5 नंबर, इससे 4 नंबर, इससे 2 नंबर, इससे 2 नंबर, इतना तो हम अभी तुमको बोल देते हैं कंफर्म। तो कंफर्म कंफर्म लिख के ले लो। अभी हमने क्लास शुरू किया, क्या लास्ट समय आया? नहीं, लेकिन बिहार बोर्ड का पैटर्न ही यही है। उसका पैटर्न बदलेगा तब तो मेरा कहना बदलेगा। हो सकता है कि आगे जाके पैटर्न बदले तब अपने स्टेटमेंट को वापस ले सकते हो, तो बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अभी जिस हिसाब से बिहार बोर्ड का वेटेज चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन में आपको बता दे रहे हैं कि भाई देखो इससे 5 नंबर, इससे 2 नंबर, इससे 4 नंबर, इससे 2 नंबर, इससे 6 नंबर, इससे 2 नंबर, इस हिसाब से अगर आप पढ़िएगा। क्यों बता रहे? क्योंकि अगर तुमको पता रहेगा कि इसका वेटेज ज्यादा, तो तुम उस चैप्टर को ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, वरना सोचोगे क्यों पढ़ना है। ऐसा होता है।
मेरे ग्रुप के दोस्तों के साथ, खुद मेरे साथ भी होता था कि भाई ऐसा क्यों पढ़े, क्या जरूरी है रूट टू ए को परिमेय संख्या, अरे हम जानते करते हैं रूट टू ए परिमेय संख्या, क्यों पढ़ना। तब पता चला ओ 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर साल पूछा जा रहा है, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ देता है, तो क्यों ना हम उसको अच्छे से तैयार कर ले। तो जब हमको पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको अच्छे से करते हैं। सिर्फ उसके लिए ही हम तुमको बता रहे हैं कि वास्तविक संख्या में 2 मार्क्स समझो कि आ ही जाएगा, बहुपद से भी 2 या 6 मार्क्स आ जाएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से भी 2 या 7 मार्क्स आ सकते हैं, द्विघात समीकरण से भी 5 आ सकता है या 2 या 4 आ सकता है, लेकिन फिर भी उसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी से 4 नंबर आ सकते हैं, त्रिभुज से 5 नंबर आ सकते हैं, निर्देशांक से 2 नंबर आ सकते हैं, बल्कि निर्देशांक से बहुत ज्यादा नंबर ही आता है, हम तो सिर्फ 2 ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, सांख्यिकी से 7 नंबर कंफर्म है, और एक बचा तुम्हारा लास्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रायिकता। क्या नाम है बाबू? प्रायिकता। ये भी चैप्टर जरूरी है, इससे जब आता है 5 आ जाता है, 2 से 7 मार्क्स के बारे में ये भी है, 2 नंबर में तो प्रायिकता पूछ ही लेता है। मेन बात जानते हो क्या, तुमको 200 मार्क्स बना, 200 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव देता है जिसमें 50 बनाना होता है, तो 100 नंबर का तो हुआ। फिर इधर 100 नंबर का देता है, क्योंकि देखो उधर देगा तुमको 30 में 15 बनाने, तो 15 दूनी 30 हो गया। फिर इधर देगा तुमको किधर 10 में 10 देता है कि कितना देता है, तो 30 नंबर का ये देता है और 70 नंबर का उधर देता है, तो वैसे करके कुछ देता है, तो 200 नंबर का देता है जिसमें तुमको 50 बनाना है, 100 नंबर बनाना है, तो 100 नंबर के लिए तो क्वेश्चन भी तो देना होगा, तो इस हिसाब से वो क्वेश्चन बनाता है। देखो हम तुमको अगर कहें ना, तो इसमें कंफर्म जो है तुम सब्जेक्टिव में अभी भी 30 नंबर कंफर्म कर सकते हो, अगर तुम सिर्फ इसके हिसाब से चलो तो सिर्फ सब्जेक्टिव में तुम 30 नंबर कंफर्म कर रहे हो, और चैप्टर पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव में देता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद, वास्तविक संख्या, द्विघात समीकरण, फिर निर्देशांक जरूरी है, प्रायिकता जरूरी है, सांख्यिकी नहीं तो ये दोनों चैप्टर जरूरी है, त्रिकोणमिति जरूरी है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बताएं, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी कम से कम 30 नंबर और सब्जेक्टिव के हिसाब से भी 30 नंबर तुमने कंफर्म किया, अगर तुम कम से कम ये 15 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 चैप्टर पढ़ते हो तो तुम कम से कम 60 नंबर को। अब कहोगे अरे 12 चैप्टर पढ़ेंगे 100 बनाएंगे, अरे बनाओगे भाई, तुम बनाओगे 12 चैप्टर में 100 नंबर, लेकिन हम 100 का तो नहीं बोल सकते ना, क्या पता आगे जाके उसका माथा घूम जाए बिहार बोर्ड वाले का। ठीक है, तो इसलिए हम नहीं कहेंगे। हाँ लेकिन इतना है कि अगर आप पढ़िएगा ये तो बना जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गए हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में बात, कितने चैप्टर है, क्या पढ़ना है। एक चैप्टर होता है रचना करके, तो वो 15 होता है, लेकिन शायद उसको बिहार बोर्ड ने अपने सिलेबस से हटा दिया है रचना को, तो इसीलिए हम उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपको चैप्टर्स पता होना चाहिए, कि पहले हम इंट्रोडक्शन इसलिए देते हैं दोस्तों क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ने क्या वाले हैं, अब पढ़ना क्या क्या और पढ़ना कितना। इसलिए हर चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उस चैप्टर के बारे में आपको बताते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है और कितना पढ़ना, क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए ये जरूरी नहीं है क्या पढ़ना, सॉरी किसी अच्छे स्टूडेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि कितना पढ़ना है, सोचना चाहिए कि क्या पढ़ना है। ठीक है, कितना पढ़ना है मायने नहीं रखता, क्या पढ़ना है ये मायने रखता है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं अब इधर कि हमारा भाई शुरू क्या करने वाले हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं आपके पास बहुपद। क्या शुरू करने वाले हैं? बहुपद। ठीक है, आओ सोचोगे वास्तविक संख्या क्यों नहीं, करेंगे ना, क्या जल्दी है, पहले बहुपद देखते हैं। तो बोलो त्रिकोणमिति शुरू कर देते, नहीं नहीं ज्यादा स्पीड नहीं जाना है, आएंगे बहुपद के बाद वास्तविक संख्या ही आएंगे, लेकिन पहले हम लोग बहुपद करेंगे। ठीक, क्योंकि बहुपद मैक्सिमम 3 से 4 दिन का लेक्चर होगा, तो जल्दी खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या चलो आओ दिखाते हैं, सरप्राइज के लिए तैयार रहिएगा, बहुत ही जल्द आने वाला है। आज ट्यूसडे है ना, मंगलवार है, तो मैक्सिमम थर्सडे फ्राइडे तक कोशिश करेंगे कि हम आपको एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज दें। ठीक है, ठीक,
और क्वेश्चंस का तो टेंशन मत लेना, क्वेश्चन बहुत जगह से लगवाएंगे। तुम कैसे चिन्ह बनाते होगे, एनसीईआरटी बनाते होगे, तो तुम बनाओ भाई, लेकिन तुम अभी भी देखो कि हम उससे भी ज्यादा करवाने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की टेंशन मत लेना। तो पहला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बाबू देखो, इंग्लिश में नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका नाम हिंदी में हम कहते हैं बहुपद। जब तुम 8 क्लास में थे, जब तुम एनसीईआरटी क्लास 8 की पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि बहुपद एक गणितीय व्यंजक होता है। बहुपद क्या होता है? एक गणितीय व्यंजक होता है। सबसे पहली बात क्या कि बहुपद एक गणितीय व्यंजक होता है, व्यंजक होता है। क्या तुमने ये पढ़ा था? पढ़ा ही था, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े? इसके बारे में कुछ याद है तो बताइए। अगर नहीं याद है तो हम बता रहे हैं, सुनो क्या पढ़े थे तुम लोगों ने। इसके बाद तुमने पढ़ा था कि बहुपद एक गणितीय व्यंजक है जिसके जिसके चरों पर, जिसके चर या गुणांक, जिसके चर एवं गुणांक का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक। यानी क्या होना चाहिए? धनात्मक। चर एवं गुणांक का घात धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक कहो, और धनात्मक पूर्णांक को ही पूर्ण संख्या भी कहते हो, पूर्ण संख्या, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक बाबू। क्या इतना समझ में आया? क्या इसमें हल्का सा भी दिक्कत है तुमको? देखो 8 क्लास का ही डेफिनेशन लिखा होगा, 8 क्लास में ही तुमने पढ़ा होगा कि बहुपद एक गणितीय व्यंजक होता है। बहुपद एक गणितीय व्यंजक होता है जिसके चर या गुणांक का घात धनात्मक होना चाहिए, अर्थात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात उठता है कि हम किसी भी बहुपद का दिखाएंगे कैसे, उसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। उसका एक लंबा फॉर्म क्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं मानक रूप। क्या कहते हैं बाबू? मानक रूप। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? किसी भी चीज का व्यापक रूप आप कैसे दिखा सकते हैं। अगर एक चीज बताओ, तुमने समीकरण देखा होगा या बहुपद तुमने क्लास 8 में जब देखा होगा, तो देखा होगा कि जब 9th में थे तो आप लोगों ने गुणनफल करना सीखा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, ऐसे करके कुछ भी आया होगा, प्लस 6 लेते हैं, ऐसे करके कुछ भी आया होगा ना। ऐसा करके एक आपको बहुपद दिया गया होगा या समीकरण, बहुपद दिया होगा या समीकरण, ठीक है। बहुपद और समीकरण में सिर्फ एक जीरो का अंतर होता है। किस चीज का? एक जीरो का। चलो छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि आपको ये बताना है कि इसमें n क्या है। पता है n क्या होता है? मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम पावर, अधिकतम घात। अधिकतम घात यहाँ तुमको क्या दिख रहा है? 2। अधिकतम घात 2 दिख रहा है ना। अगर हम n ही रखें, यानी इसके व्यापक रूप को हम, ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है यानी एक नियतांक है। ये क्या है? एक नियतांक है यानी एक कांस्टेंट है। क्या है बाबू? कांस्टेंट। अच्छा एक चीज बताओ हमको कि ये जो कांस्टेंट है आपके पास, ये जो कांस्टेंट है तुम्हारा, इस चीज को कोफिशिएंट कहेंगे, मतलब वो कहेंगे गुणांक। हाँ कहेंगे। देखो जब तुम इसी बहुपद को तुम ऐसे लिखोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमको ये बताओ कि x स्क्वायर का गुणांक तो a है, क्योंकि x स्क्वायर का गुना तो a के साथ है, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? a हो गया। x का गुणांक तो b है, क्योंकि x का गुना b के साथ है। जो भी चर राशि के अलावा कोई और संख्या होगी वही गुणांक होगा। अब c देखो, क्या c गुणांक नहीं है? क्या c को हम 1 से गुना नहीं कर सकते? करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? c आएगा। और चर ये क्या है? एक अचर राशि है, एक अचर राशि है जिसका कि मान निश्चित होता है। और चर राशि क्या होता है? जिसका मान निश्चित नहीं होता है। तो देखो ये c क्या है भाई? अचर राशि है, लेकिन है एक नियतांक, यानी क्या है? कांस्टेंट, जिसका वैल्यू
फिक्स्ड है, जो कि चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या है बाबू, सिंपल नियतांक है यानी कांस्टेंट है। ये भी पूछेगा अगर आपको सी का कोफिशिएंट क्या है, तो सी खुद है, सी का कोफिशिएंट। ऐसे तो ऐसे तुमसे पूछेगा कांस्टेंट क्या है, गुणांक का, सॉरी नियतांक का गुणांक क्या है, तो भाई सी है, नियतांक का गुणांक क्या है, सी है। चलो उस पे ना आते हुए हमको ये बताओ, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते ए जीरो, ए जीरो भी तो एक कांस्टेंट हो जाएगा जब तक इसके साथ कोई चर राशि ना जुड़ी हो जो क्या है, कांस्टेंट है। इस चीज को समझने में कोई दिक्कत की, अधिकतम पावर एन। अब एक चीज बताना, एक चीज और जो यहीं से होगी, ठीक है, एन बराबर 2 है, तो एन माइनस वन से मतलब आप क्या समझ रहे हैं, एन का मान 2 माइनस वन बराबर 1, यानी एक्स की पावर 1, एक्स की पावर है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 किसमें, इसमें। यानी एक चीज कि n के जस्ट बाद n माइनस वन आता है, n माइनस वन आता है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलो अब देखो आगे देखते हैं। देखो इतना धीरे धीरे इसलिए समझा रहे हैं कि हो सकता है कई बच्चों को बहुपद याद ना हो कि आपने 8 में क्या पढ़ा था, आपने 8 में क्या पढ़ा था, वरना ये बहुपद को आगे तक अभी लेके जाना सिर्फ 5 मिनट का खेल है, ठीक है। अच्छा लेकिन देखो अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे, आपने ए जीरो कॉन्स्टेंट ले लिया, अब ए वन एक्स होगा, फिर ये कुछ भी हो सकता है ना, ए वन एक्स वन, फिर ए टू एक्स टू, ऐसे मतलब कुछ भी करके चल सकता है। ये कहां तक आ सकता है भाई, कहां तक आएगा, ए एन माइनस वन एक्स पे पावर एन माइनस वन और ए एन और एक्स एन, ए एन एक्स एन का क्या, ये देखो इसका ये मानक रूप है, ये इसका मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमेशा याद रखना। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है तो उसको सीधा करते हैं। एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स की पावर एन। बाबू देखो इसको हमेशा याद रखना, ये एक तरह का तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी बहुपद को लिखने का। अभी तुमको समझाते हैं, देखो तुमको पता चल जाएगा। एन क्या है, मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात, किसी भी बहुपद के पास जो अधिकतम घात है वही एन है। अब हम मान लेते हैं एन की वैल्यू 5, माने अधिकतम घात कितना है, 5, अधिकतम घात कितना है बाबू, 5, कितना है, 5, ठीक है। अब हमको ये बताओ, जब हम ये लिखते हुए आएंगे तो ए के पावर एन एक्स की पावर एन, तो ए जब 5 है तो ये 5 एक्स की पावर 5। अब एन माइनस वन, एन माइनस वन यहीं से बताओ क्या होगा, 4, उसके जस्ट पहले ही आएगा ना, इसीलिए हम लिखे ए 4 और एक्स की पावर 4। फिर यहाँ पे हम ऐसे अब नहीं भी करते हो, उससे पहले बताओ क्या आएगा। अब उससे पहले तो आसान ही है, ए पे पावर 3 एक्स की पावर 3, फिर प्लस में ए पे पावर 2 ए 2 और एक्स की पावर 2, ए 1 और एक्स की पावर 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तुम उसको डायरेक्ट ए एक्स लिख सकते हो प्लस। अब बताओ क्या होगा, सवाल यहीं पर है, अब बताओ क्या होगा, 1 या 0 या फिर ए 0, तुम्हारी इच्छा है, कांस्टेंट है, तुम 0 भी दे सकते हो, ए 1 0 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हो, ए 0 दे देते हैं, सबसे बढ़िया ए 0 दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आया क्या, ये अगर समझ में आ गया तो तुम पट 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 4 टॉपिक समझ जाओगे, तुरंत तुरंत समझोगे अभी 4 टॉपिक्स। देखो अब अगर ये समझ में आ गया मेरे भाई, और नहीं भी आया तो हम तुमको एक बार और बताते हैं। एन यहाँ पर अधिकतम पावर, जब हम किसी को भी धीरे नीचे से शुरू करेंगे तो वो अधिकतम अधिकतम घात तक ही जा सकता है, उसके बाद वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे अभी तक कोई जरूरी चीज नहीं बताए हम कि जो तुमको जरूरी है, एक तरह का ये जरूरी है, ठीक है। अब देखो जब n का घात n बराबर 1, अर्थात अर्थात घात 1 होते
एक हो तो तब क्या होगा। और एक चीज और बताओ, जब n बराबर 2 अर्थात घात 2 हो तो। और एक चीज, जब n बराबर 4 सॉरी 3, कितना 3 अर्थात घात 3 होती। अब हमको बताना है ये क्या होगा। इसे हम क्या कहेंगे, जब घात 1 हो, जब घात 2 हो, जब घात 3 हो, तो इसे हम क्या कहते हैं बाबू। जब घात 1 होना तो इसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक 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 बहुपद। यानी कि अगर इसका हमको परिभाषा लिखना हो तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। क्या बोले, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो या फिर जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। और जब n बराबर 2 यानी घात बराबर 2 हो तो उसे हम द्विघात बहुपद क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जब n बराबर 3 हो अर्थात बहुपद घात 3 हो तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखो तुमने 3 टॉपिक्स पढ़ लिए। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद, और वैसा वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, इतनी सी भी दिक्कत होगा तो बाबू कमेंट करना, तुम्हारे कमेंट सेक्शन हमेशा खुला और हम एनी टाइम तुम्हारे लिए बैठे हैं। ठीक है, तुम जब कमेंट करोगे हम तुरंत भी रिप्लाई दे सकते हैं, अगर थोड़ा सा लेट होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जवाब तुमको जरूर मिलेगा, इतना तो कंफर्म। ठीक है, त्रिघात बहुपद समझ गए, द्विघात बहुपद की परिभाषा क्या होती है, रैखिक बहुपद की परिभाषा क्या होती है। चलो ये तो समझ गए। अब कुछ बात करें, तुमने रैखिक बहुपद बहुत सॉल्व किए होंगे, आज हम सिर्फ द्विघात बहुपद को सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखो कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद तो तुमने सॉल्व किया होगा बाबू, जिसमें कि n बराबर 1 हो, x प्लस 5 इक्वल टू 0। बताओ इसका मान, x बराबर -5, यही तो था रैखिक बहुपद। अब दे दिया तुमको px इक्वल टू x प्लस 4/5। तुमसे पूछेगा x का वैल्यू तो तुम बता दोगे भाई x प्लस 4/5 इक्वल टू 0, x बराबर -4/5। अब लेकिन पता है बहुपद में तो जीरो लगता नहीं है, तो हम जीरो लाए कहां से। अब इसी चीज को हमको कल समझना है। किसको समझना है, इस चीज को कि भाई बहुपद में तो जीरो आता ही नहीं है, तो ये जीरो के बराबर क्यों हो रहा है, बताएंगे हम क्यों हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है हम बताएंगे तुमको। फिलहाल एक अगर झांकी देखनी हो तो हम तुमको 2 टॉपिक्स के नाम बता देते हैं जो कल तुम देखोगे। पहला होता है शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। और दूसरा होता है गुणनखंड, गुणनखंड प्रमेय। दूसरा क्या होता है, गुणनखंड प्रमेय, जिसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। सीख लो बाबू, इस यही दोनों रीजन है। पहला नंबर शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, यही रीजन है जो कि कोई भी बहुपद जीरो के बराबर हो जाता है, कोई भी बहुपद जीरो के बराबर हो जाता है। समझे, चलो। अब रैखिक बहुपद तो आसान है सॉल्व करना, लेकिन द्विघात बहुपद यानी क्या होना चाहिए, अधिकतम घात 2, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुमने द्विघात बहुपद बहुत सारे सॉल्व किए, अनगिनत सॉल्व किए, ठीक है, लेकिन आज हम द्विघात बहुपद को सॉल्व करने के लिए तुमको फॉर्मूला भी दे रहे हैं। देखो द्विघात बहुपद और फैक्टराइजेशन जो तुमने गुणनखंड करने की विधि पढ़ी है क्लास 9th में, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, वो सेम, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा हद तक सेम है। अगर तुमको ये सारे फॉर्मूला याद नहीं है तो बाबू याद कर लेना, अभी बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दृष्टिकोण से जरूरी नहीं है, जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जा सकता है, पूछ सकता है। सबसे पहला फॉर्मूला पर अगर हम आते हैं, सबसे पहला अगर हम फॉर्मूला की बात करें
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो अधिकतर बच्चों को याद होता है, जो मुंह जबानी सब पे बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहला तो याद होगा। दूसरा देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये भी याद होगा। तीसरा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी सबको याद होगा। फिर चौथा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका दो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, ये भी अधिकतर बच्चों को याद होगा। ठीक है, चौथा क्या होता है, सॉरी पांचवा होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। फिर उसके बाद इसका ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका हमसे तुमको एक ही फॉर्मूला याद रखने बोलेंगे, ज्यादा नहीं। अगर तुमको करने का मन होगा तो लो करना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी को सॉल्व करो। ए का इसके साथ करोगे तो ए क्यूब, फिर उसके साथ करोगे माइनस में ए स्क्वायर बी, फिर उसके साथ करोगे ए स्क्वायर बी, फिर उसके साथ करोगे ए बी स्क्वायर, फिर इसके साथ करो प्लस में ए स्क्वायर बी, फिर इसके साथ करो ए, देखना यही आ जाएगा, ओ सॉरी यही आ ही जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, इसका एक ही फॉर्मूला याद करो, दूसरा फॉर्मूला में तुम बता सकते हो। ठीक है, इसका एक ही फॉर्मूला काफी है। चौथा फॉर्मूला इसमें जो चौथा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना के बाद सिर्फ एक और फॉर्मूला कर लेना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में ए सी बराबर क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc। ठीक है, बस इतना सा ही होता है। ठीक है, देख लिए होंगे इतना सारा फॉर्मूला। ठीक, इसके बाद भी फॉर्मूला होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। ठीक है, होता है। वो 4 फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हैं, इसीलिए हम वो देना नहीं चाहते याद करने के लिए। ये आप इतना सा याद रखिए, बहुत है आपके लिए। ठीक है, ये कितना है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 फॉर्मूला है, सिर्फ 9 याद कर लो। 10वां में हो 10th में हो तो 9 फॉर्मूला कोई बड़ी चीज नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो अब हम आते हैं कि हम द्विघात बहुपद को सॉल्व कैसे करेंगे। किसको, द्विघात बहुपद। बहुपद ऐसे कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, अगर तुम 2 दिन एकदम अच्छा से दे लोगे या फिर 2 घंटा भी तुम हमको दोगे ना, तो हम 2 घंटा में तुम्हारा बहुपद अच्छे से खत्म करेंगे। चलो आओ हम देखते हैं द्विघात बहुपद को अब सॉल्व कैसे करना है। द्विघात बहुपद को तुमने फैक्टराइजेशन करना सीखा होगा, गुणनखंड करना सीखा होगा, तो उसमें होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसा करके कोई क्वेश्चन होगा। देखो बहुपद को हम px, gx और fx ये तीनों लिख सकते हैं, इस तरह से इसको हम डिनोट कर सकते हैं, px भी कर सकते हैं, gx भी कर सकते हैं और fx भी कर सकते हैं। x का मान px में x में रख देंगे, अगर मान लो कि हम x बराबर 5 लाते हैं, कितना लाते हैं 5, यानी px जो था अब वो कितना बन गया 5। तुम्हारे पास px क्या था अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, तो अब ये जो 5 है ना, ये सारे के सारे x पर आ जाएंगे। माने x का वैल्यू अगर यहाँ पे 5 है तो इस बहुपद में भी x का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। यानी अगर px बराबर तुम ये लिखते हो या फिर p5 बराबर, तो x का वैल्यू हर जगह 5 होगा, हर जगह 5 होगा। हमने इसलिए बताया, कहीं कहीं तुमको दे सकता है कि अगर x का वैल्यू 2 है
और तुमको बहुपद दिया हुआ है 2x प्लस 5x स्क्वायर माइनस में 10 प्लस में 5x स्क्वायर, ऐसा तुमको कोई बहुपद दिया है और बोलेगा कि x का वैल्यू 2 है, तो हमको फाइनल आंसर बताना है। तो हम क्या करेंगे, p को x के जगह पे 2 रखेंगे, फिर यहाँ x के जगह पे 2, फिर यहाँ x के जगह पे 2 का होल स्क्वायर माइनस में 10 प्लस में 5 और यहाँ पर x के जगह पे फिर 2 का होल स्क्वायर। तो ये P2 कितना बन जाएगा 4 प्लस में 5 इंटू 4 माइनस में 10 प्लस 5 इंटू 4। अब देखो P2 यहाँ पे तीर का चिन्ह, तीर का चिन्ह, तीर का चिन्ह, ये हो गया 4, ये हो गया 20, ये हो गया -10, ये हो गया +20। बोर्ड मास में हम लोग सब पढ़े कि पहले भाई जोड़ का काम होगा, तो पहले जोड़ का काम होगा, ठीक है। तो ये 20 20 40 4 44 44 माइनस 10, देयरफॉर P2 का मान कितना आ रहा है बताओ, 40 में 10 जाएगा तो 34 हो गया। जब x बराबर 2 होगा तो इस फंक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा 34 के बराबर आएगा, यानी 34 आएगा। इस तरह से हम इस चीज को याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमको पता करना है कि हम द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो अभी तुमको हम फॉर्मूला पर भी दिखाएंगे और अभी फिलहाल हम लोग ये देखते हैं, अभी इसको भी तो निकालना पड़ेगा। हाँ, तो px बराबर तुमको हम क्या दिए अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस px को 0 के बराबर करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इस px को 0 के बराबर। अब इस px को क्या करेंगे, पहले हम लास्ट वाले अंतिम पद को शुरू वाले पद के साथ गुना करेंगे। तो लास्ट वाला पद है 6 और शुरू वाला पद है एक्स स्क्वायर, गुना होके आ गया 6x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को अलग अलग करो और इस 6 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि तुम्हारे पास कितना आए 5 आए और वो भी माइनस में, लेकिन गुना करने पर +6 आए। देखो 2 को ऐसे भागों में बांटो, इस 6 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि जोड़ने पर या घटाने पर 5 आए, 5 आए, ठीक है, या फिर जोड़ने पर या घटाने पर 5 आए और गुना करने पर 6 आए। ये दो सवाल तुमको एक से ही निकालने हैं, इस दो सवाल के जवाब तुमको किसी एक में ही मिलेंगे, इस दो सवाल के जवाब तुमको किसी एक से निकालने हैं। अब देखो हम बताते हैं करना क्या चाहिए इसमें तुमको। ये 6 है ना, सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनफल निकालो, 2 और 3 है, ठीक। सॉरी अभाज्य गुणनफल तो लिख रहे हो लेकिन इस मेथड से नहीं, सॉरी। 6 को तुमको लिखना है कि वो किस किस संख्या से डिवाइड हो सकती है, 1 गुना 6 और 2 गुना 3। क्या इसके अलावा भी 6 किसी भी संख्या को गुना करके लाया जा सकता है? क्या 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा? क्या 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 6 से तो हो गया, 7 से होगा, 8 से होगा? नहीं ना, मतलब जिस संख्या से होगा वो संख्या लिखनी है, ठीक। तो दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब इसी संख्या को जोड़कर या घटाकर, क्योंकि गुना करके तो 6 आ ही रहा है, जोड़कर या घटाकर हमको क्या लाना है 5 लाना है। देखो यही ना करा, जोड़ने पर या घटाने पर 5 है, वही चीज है बीच वाले को जोड़ने पर या घटाने पर, और ये वाले चीज को गुना करके आना चाहिए। बीच वाला सुनो, ध्यान से सुनना, मजाक नहीं कर रहे, बहुत बच्चे फंस जाते हैं। जो जानते हैं उनको तो लग रहा होगा कि हम फालतू में पढ़ा रहे हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं, तुम्हारे भाई जो भी होंगे जो नहीं जानते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बड़ी बात है क्या। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो बीच वाला है उसको जोड़ना है या फिर घटाना है, जो 5 आए और इस दोनों को गुना करके 6 आए। अब देखो, क्या 1 और 6 को जोड़ोगे तो 7 आएगा, फिर 1 में 6 को अगर घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस में 5 और गुना करने पर भी कितना आ रहा है, देखो देखो देखो, 1 को -6 से गुना करो कितना आएगा, -6, और तुमको चाहिए क्या +6। क्या ऐसा आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हें बताओ, क्या आ रहा है, नहीं ना, तो बस काम खत्म। मतलब ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ,
दोनों फॉलो करना चाहिए कि जोड़ने पर और घटाने पर 5 आए और गुना करने पर 6 आए। एक बार हम 1 में 6, 6 में 1 जोड़े तो 7 आ गया, तो ये तो खत्म हो गया। फिर एक बार 6 घटाए तो -5 आ गया, तो ये तो हो गया। लेकिन जब गुना किए तो माइनस क्या आ गया, मतलब खत्म हो गया। चलो खत्म हो गया तो कोई बात नहीं। अब ये वाला ना खत्म हुआ, ये अब पक्का मिलेगा, इतना याद रखना। किसी एक को अगर तुम सही जा रहे हो तो 2 है तो एक नहीं तो दूसरा सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। अब 2 और 3, अब 2 और 3 को जोड़ो, देखो कितना आ रहा है 5, लेकिन प्लस में आ रहा है। और गुना भी करो, 2 और 3 बराबर 6, और ये क्या आ रहा है, प्लस में ही आ रहा है। ये देखिए 2 और 3 6 तो प्लस में आ गया, लेकिन 2 और 3 5 नहीं आया, मिस्टेक हुई है। अच्छा देखो, एक चीज और बताओ, हमको इसको प्लस ही ना करना था तो हम यहाँ -1 कर देते, ये प्लस नहीं हो जाता। तो अगर तुम यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ भी तो माइनस करोगे, तब तो ये -7 हो जाता ना। ऐसा सोचे थे? नहीं ना, हम सोचवा दिए ना। मतलब तुमको साइन चिन्ह को उल्टा पुल्टा करके तुमको पुराना पड़ेगा, नहीं तो 4 फॉर्मूला होता है वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हम बता रहे हैं, जब 2 में 3 जोड़ रहे हो तो 5 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए -2। क्या -2 -3 जोड़ोगे तो -5 नहीं आएगा? हम कर जोड़ ही रहे हैं, जोड़ कर ही 5 पुरा रहे हैं, बस दोनों का साइन बदल दिए। समझ आई बात? कि हमको पहले देखना है जोड़ने पर पूर रहा है, हाँ तो बस साइन का ना चेंजिंग है, बस साइन चेंज कर लेंगे, हो गया। अब गुना करने पर भी देखो -2 गुना -3 कितना आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है प्लस में, यानी 2 और 3 ले रहे हैं, 2 और 3 ले रहे हैं तो मेरे पास आ जा रहा है, लेकिन किसमें, माइनस में। और एक एक्स जोड़ो इसके साथ और एक एक्स जोड़ो इसके साथ, यानी तुम यहाँ लिखोगे x² माइनस में 2x माइनस में 3x प्लस में 6 बराबर 0। समझे? अब देखो px बराबर क्या हो जाएगा, x² और 2x में से एक x कॉमन, फिर यहाँ बचा x, फिर यहाँ बचा 2। अब इसको देखोगे कैसे, x इंटू एक्स, x² प्लस माइनस माइनस x इंटू 2x, यानी तुम सही चीज कॉमन निकालो। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, पहले यहाँ भी हमको यही चीज चाहिए, x -2 ही चाहिए। ठीक है, अगर तुम सही हो तो x -2 तुम्हारा यहाँ पे फैक्टर निकलेगा ही। ठीक है, अब हम डायरेक्ट कर लेंगे, अगर इसमें से x निकालेंगे तो 3 बचेगा और इसमें से b निकालेंगे तो 3 ही बचेगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3। अब सवाल है चिन्ह क्या देना है, देखो माइनस, देखो क्या इस दोनों को गुना करने पर -2 पूरा, हाँ तो मतलब तुम्हारा साइन सही है। तो px बराबर क्या हो गया, ये दोनों जो कॉमन है उसको पहले लिखो और फिर x -3 लिखो, जो 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्या समझ में आया? द्विघात बहुपद को कैसे सॉल्व करोगे, क्या द्विघात बहुपद को कैसे सॉल्व करना है, समझ में आया? यही तुम्हारा द्विघात बहुपद का गुणनखंड है। px बराबर कितना आ गया, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, यही आंसर है px बराबर। अब हम और बनाते हैं अभी, एक से क्या होगा, कम से कम तुम्हारे सामने 5 बनना चाहिए, तुम्हारे सामने 5 बनना चाहिए, तब तुम बनाओगे। क्वेश्चन भी हमको देखना पड़ेगा ना। x² प्लस 7x प्लस 10, हम पहले बोल भी रहे हैं, अगर कोई जानते हो तो बनाओ। x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10। अब देखो फिर हमको क्या करना है, जो हम बताए अंतिम पद का गुना पहले पद के साथ, सबसे पहला स्टेप है अंतिम पद का गुना पहले पद के साथ। तो 10 गुना x² कितना हो गया, 10x², 10 गुना x² कितना हो गया, 10x²। x² को तो हम 2 भाग में ऐसे बांट दिए, एक x इधर एक x, लेकिन 10 को क्या करें कि जोड़कर भी 10, जोड़कर 7 आना चाहिए, जोड़कर या घटाकर, और गुना करके 10 आना चाहिए। अरे देखो ना, देखो ना, 1 गुना 10, 2 गुना 5, इसके अलावा होगा क्या, नहीं ना। तो फिर अब देखो, क्या 10 में 1 जोड़ोगे 11, खेल खत्म। 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आ रहा है, और गुना भी कर रहे हो तो 10 आ रहा है, लेकिन हम गलत भी देखेंगे, क्योंकि गलत देखेंगे तो बच्चे को ये पता रहना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं कि नहीं। तो देखो
अगर तुम दो में यहाँ प्लस है तो -2 और -5 ले लो, क्योंकि हम पीछे में क्या किए, 2 और 3 जोड़ के 5 पुराए थे, तो बोले बाबू साइन बदल लो, तो -5 आ जाएगा, क्योंकि हमको -5 चाहिए था, 5 नहीं चाहिए था। या हमको क्या चाहिए, 7 चाहिए, तो 2 और 5 जोड़ के 7 हो गया, तो क्यों हम -7 के पीछे जाए, क्यों जाए। अब -2 और -5 लेंगे तो 10 तो आ जाएगा, लेकिन क्या ये 7 प्रूफ होगा, नहीं ना। इसीलिए हम किसके पीछे जा रहे हैं, प्लस में 2 और 5 के साथ। तो अब बताओ, ये x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10, क्या कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत। द्विघात बहुपद को कैसे सॉल्व करना है, पहले सॉल्व करने में फोकस करते हैं, फिर बहुपद पे फोकस करेंगे, ठीक है। x इंटू एक्स प्लस 5, एक्स इस दोनों से कॉमन, फिर इसमें से x बचा, इसमें 5 बचा और बीच में प्लस कर दो, इधर भी x प्लस 5 ही निकलेगा। देखो जब इससे x निकालेंगे तो 2, और इसको भी अगर हम देखें तो 2 ही आ रहा है, क्योंकि 10 को अगर हम 5 से भाग करते हैं तो मेरे पास 2 आएगा और प्लस का साइन आएगा, तो x प्लस 5 और x प्लस 2। अब इसको कैसे लिख रहे हैं, ये जो कॉमन है पहले लिख दिए, अब इधर बचा x, इस वाले टर्म में सिर्फ x बचा इसीलिए x, फिर बीच में प्लस का साइन है इसीलिए प्लस, और इस वाले टर्म में सिर्फ 2 बचा इसीलिए 2। अगर किसी बच्चे को दिक्कत था कि भैया आप अलग वाला, ये तो समझ में आया कि x - 2 लेकिन ये कहाँ से लाए, तो देखो इस वाले पूरा ये 2 पद है, तो एक पद में x बचा लिख दिए, दूसरे पद को जो अलग कर रहा है वो माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आया, और उसके बाद है 3, तो ये हो गया 3। जड़ से बता रहे, कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इतनी सा भी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बाबू तुम्हारे हम बिल्कुल जो कहते हैं कि एक रत्ती हुई मिस्टेक हो उस पर हम नहीं जा रहे, वो होने ही नहीं दे रहे हैं। तो देखो ये हो गया इसका आंसर। अब 3 नंबर की बात करें, अब हम करेंगे थोड़े सॉल्व। अब एक है 6t² प्लस 23t और उसके बाद प्लस 20 है, हाँ प्लस में 20, इसको सॉल्व करना है, करो, करें। पहला क्या, अगर कोई कर रहे हो तो कर लो, ठीक है, बढ़ गए होगे तुम मुझसे थोड़ा सा आगे, अब हम भी आते हैं तुम्हारे पास। अब पहले क्या करना है, अंतिम पद को पहले पद से गुना करना है, यानी 20 को 6 से, कितना आ गया 120, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब 120 आ गया, अब हमको लिखना है 1/120, 2 गुना 60, 3 गुना 40, 4 गुना से भी होगा, 4 गुना 30, थोड़ा सीधा लिखते हैं, टेढ़ा हो गया होगा तुम लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, तो भैया हमेशा टेढ़े लिखते हैं, अरे नहीं भाई सीधा भी लिखते हैं। ये देखो 1 गुना 120, 2 गुना 60, 3 गुना 40, 4 गुना 30, 5 गुना 24, 6 गुना 20, हाँ 7 से होगा नहीं, 8 गुना 1 15, और फिर उसके बाद 10 गुना 12, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। अब आ रहा होगा, अब क्या होगा, होगा होगा। देखो तुमको क्या चाहिए, 23 ही ना चाहिए, 23 चाहिए पहले, और देखो सब प्लस में, मैंने प्लस में देखो किसको जोड़ के 23 पुरता है, किसको जोड़ के 23 पुरता है, जोड़ो सबको, 20 120 121 पुर जाएगा, गलत, फिर 62, फिर 43, फिर 34, फिर देखो 24 और 5, 24 और 5 29, 20 100 26, 15 और 8 23, और 12 10 22, लेकिन 15 8 कितना पुर गया 23, जोड़ने पर पूरा और गुना करने पर 120, काम तो हो गया। 6t² प्लस में 8x 8t प्लस 15t प्लस में 20 हो गया। टी देखो कॉमन, लेकिन इसके साथ 2 भी आ रहा है कॉमन, तो निकाल लेंगे हम 2t, यहाँ से बचा 3t प्लस में 4, देखो 4 इंटू 2t, 4 गुना 2t 8t, 3t गुना 2t 6t², ठीक है, t2। अब 15t और 20t, इससे 5 आया कॉमन, अब देखो ये तो 5 दिया 15t, 5 चौक 20, क्या देखो सेम चीज आया। फिर करेंगे 3t प्लस 4 जो सब में कॉमन है, इस टर्म में बचा 2t और इस टर्म में बचा 5, दोनों को अलग करने वाला साइन प्लस, इसीलिए आंसर हो गया सिंपल। चारों तीनों सीख लिए, 2 और सीखते हैं,
दो और सीखते हैं, उसके बाद होमवर्क देंगे आपको बड़े 9u², देखो बनाओ 9u² प्लस में 3u माइनस में 2, उसको सॉल्व करो। तो अब देखो हम जल्दी जल्दी करेंगे। 9 दूनी 18, जाएगा वही चीज 18, 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 6, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से होगा, 8 से होगा, 9 से होगा, हाँ 9 से होगा, लेकिन 9 से हो चुका है, यानी ये 3 से ज्यादा नहीं जाएगा, 3 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो अब देखो हमको क्या चाहिए, ये गुना करके हो रहा है माइनस में 18 और हमको चाहिए प्लस में 3, जोड़ कर या घटा कर और गुना कर चाहिए माइनस 18, यानी किसी एक का क्या होना चाहिए, एक का क्या होना चाहिए, देखो देखो अगर हम घटाने पर फोकस करें, कोई एक माइनस में होगा, अगर हम एक को माइनस में रखिए, माइनस को एक में रखिए, प्लस को 18 रखिए, तो कितना आएगा बताओ, प्लस में 17, और फिर माइनस एक में प्लस माइनस 18 कर दें तो ये माइनस 19, मतलब ये वाला तो गलत है कि नहीं। ठीक, फिर अगर 2 या 9 में जाए, 2 और 9 को अगर जोड़ते हैं तो 11, तो ऐसे ही खत्म है, जब यहाँ 11 आ रहा है तो ऐसे भी घटाएंगे तो -7 आएगा, तो ये भी गलत है। अब बचा सिर्फ एक, वही होगा 3 प्लस 6 कितना आ गया, 6 3 9, क्या हमको 9 चाहिए, नहीं, लेकिन जब 3 में 6 घटाएंगे तो -3 आ रहा है, हमको क्या चाहिए, प्लस में 3 चाहिए, तो हम इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो जो जिसका साइन बड़ा होगा वही ना साइन करेगा परिणाम, तो मेरा 6 के पास प्लस है इसीलिए +3, यानी 3 और 6 को करने पर 18 भी होगा और +3 भी होगा, लेकिन सवाल बस यही है कि 6 मेरे पास प्लस होना चाहिए और 3 मेरे पास माइनस में होना चाहिए, तो हम कर लेंगे 9u² प्लस 6u माइनस में 3u माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया तुम्हारे पास, यहाँ से 3u कॉमन, u प्लस 2 माइनस 3 यहाँ से कॉमन, u प्लस 2 बराबर 0, ये हो गया u प्लस 2 और ये हो गया 3u माइनस 3, यही हो गया इसका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक और बनाते हैं, ये जो तुम्हारा रफ वर्क है इसको डिलीट करते हैं, डिलीट नहीं मतलब मिटाते हैं, सॉरी। देखो अब इससे ज्यादा हल्का भाषा में और इससे ज्यादा नॉर्मली जाना तो मुश्किल है, लेकिन अगर भी किसी को पर्सनली दिक्कत है तो प्लीज वो कमेंट करेंगे, हम आपके साथ खड़े, ठीक है। एक बनाओ और 5वां नंबर b² माइनस b प्लस में 6, प्लस में 6 है माइनस में 6 है, इसको बनाते हैं। देखो क्या दिया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 6 एकम 6, 1 गुना 6 2 गुना 3, अब हमको चाहिए क्या, माइनस में 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 2 और 3 को जोड़ो, 2 में -3 का दिए -1 आ गया, और 2 को अगर -3 से गुना कर दिए तो -6 आ गया, बस हो गया। b² माइनस में प्लस में 2b और माइनस में 3b बराबर प्लस माइनस में 6, ठीक, बराबर में 0, इससे आ गया b कॉमन, b प्लस 2 माइनस में 3 यहाँ से निकालेंगे, यहाँ b प्लस 2 बराबर 0, b प्लस 2 b माइनस 3 आंसर होगी। अगर किसी को दिक्कत होता है मेरे भाई तो तुम बोलोगे, तुम बोलोगे। अब चलो हम होमवर्क देते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन तो होमवर्क में होना ही चाहिए। चलो होमवर्क, होमवर्क तुम लोगों को तो फोन वर्क देना चाहिए क्या। चलो होमवर्क में पहला नंबर जो होमवर्क होगा वो होगा x² माइनस 2x माइनस में 8, दूसरा नंबर 3x² माइनस में 7x माइनस में 5, तीसरा नंबर 3x² माइनस में x माइनस में 4, चौथा नंबर 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x, पांचवा नंबर x² माइनस 2x माइनस में, ये बताए तो नहीं। तो दोस्तों मेरे भाइयों, ये 5 जो आपको मैंने होमवर्क के रूप में दिया है ये जरूर बनाइएगा,
और अगर आपको आज के क्लास में या इंट्रोडक्शन के लेक्चर में या पॉलिनोमियल में हल्का सा भी दिक्कत बुझाया हो तो जरूर बताना। क्या करना, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर उस पर चैट ना हुआ तो ठीक है करिएगा, नहीं तो आप उनको कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टारगेट जोन करके है। और सरप्राइज मत भूलिएगा, आपके बड़े भाई बहन के लिए बहुत अच्छा और आपके लिए भी सरप्राइज आने वाला है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग अपने, बहुत रात भी हो चुकी है, तो अब मिलते हैं हम लोग कल अपने, ठीक है, समय पर, दिन में 10 बजे। क्या लेकर, फिजिक्स। हम आपको लिख के दे रहे हैं, कल फिजिक्स का वन शॉट आपके सामने आने वाला है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। अभी फिलहाल जो हमने आपको पढ़ाया क्या, इसमें अगर आपको कोई सा भी दिक्कत हो तो कोई सा भी वीडियो, बस चैप्टर का नाम लिखना और कहाँ क्या दिक्कत है वो बता देना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। चलो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं। आप ये 5 बनाइएगा और अच्छे से रहिए, गर्मी बहुत पड़ रही है इसीलिए थोड़े अच्छे से रहना है, तो पानी समय से पीते रहिए। बाकी हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में फिजिक्स के वन शॉट के साथ, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलते हैं कल।